नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश, अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। आज पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन था और ये जॉइंट सेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इस इदारे ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, आइन साज असम्बली ने, तो इस इदारे की इस आइन की गोल्डन जुबली पर 1973-2023 50 साल गुजरने पर आज जॉइंट सेशन था और बड़ी ज़बरदस्त तकरीब इसमें हुई और बहुत अहम तरीन लोगों ने इस पे स्पीचेस की। यहाँ एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट हुई है, मैं उसको जिक्र करना उसका ज़रूरी समझता हूँ और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पार्लियामेंट और जुडिशरी और एग्जेक्टिव ये रियासत के सतून है। कहा तो जाता है कि दो सतून हैं, लेकिन बहरहाल जुडिशरी, पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव जो है वो रियासत के सतून हैं। एक कानून बनाता है, दूसरा कानून की तशरीह करता है, तीसरा उस पर अमल दरामद करता है और तीनों एक लिहाज से कस्टोडियन है। लेकिन अफसोस की बात है कि मौजूदा इस वक्त दौर में आइन जो सबसे मुकद्दम है इस वक्त, जिसका हवाला हर शख्स देता है, तीनों इदारे जुडिशरी, पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव आइन को पामाल कर रहे हैं, आइन तोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आइन शिकनी कर रहे हैं। ये बात एक तरफ। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं कि आज पार्लियामेंट में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की, वाज़ेह स्पीच की और बहुत अहम मैसेज उन्होंने बड़ा आगे भेजा। एक बात उनकी, और उस पर हुकूमत ने फौरी तौर पर अमल दरामद किया। उन्होंने कहा कि क्या यह बेहतर नहीं है कि आइन को निसाब का हिस्सा बना दिया जाए, और इस सिलसिले में उन्होंने मिसाल भी दी दुनिया की कि आइन को अगर निसाब का हिस्सा बना दिया जाए तो इस आइन को अगर एक पाकिस्तान का तालिब इल्म अपने निसाब में पढ़ेगा तो जब वो उम्मीदवार बनेगा तो वो एक बेहतर पार्लियामेंटेरियन बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जुडिशरी में आएगा तो भी एक बेहतर आपके कानूनी आदमी बनेगा। ये किसी और शोबे में जाएगा तो भी वो पाकिस्तान के आइन को समझता होगा, अपने फंडामेंटल राइट्स को एक आम शहरी समझता होगा और उसे ये पता होगा कि मेरे क्या राइट्स हैं, कहाँ से क्या राइट्स हैं, कौन देगा उन उम्मीदवारों से और अपने मेंबरान से वो क्या डिमांड कर सकता है और इदारों में मौजूद लोगों से वो क्या डिमांड कर सकता है। बड़ी ज़बरदस्त बात की। फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने इस बात की तायीद की कि अब वो आइन को निसाब का हिस्सा बना रहे हैं और उस सिलसिले में ये शायद अगला इक़दाम होगा जब आइन इंशाअल्लाह इस ऐलान के बाद पाकिस्तान के निसाब का हिस्सा होगा। या कई दफ़ा पहले भी मैंने इस प्लेटफॉर्म से और दूसरे प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट की है हुकूमत से, पार्लियामेंट से, हर उस इदारे से जो इससे मुंसलिक है कि अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद को अगर निसाब का हिस्सा बना दिया जाए और पहली से 10वीं तक हर स्कूल पाकिस्तान में कुरान मजीद फुरकान हमीद को एक निसाब के तौर पर पढ़े तो पाकिस्तान में एक बेहतर इंसान और एक बेहतर मुसलमान जो है वो नज़र आएगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद का काम सिर्फ ये नहीं है कि कोई इंतकाल कर जाए या जब ज़रूरत हो कुरान खानी हो या उसे ऊपर हिफाजत और इज़्ज़त से रख दिया जाए। अगर उसे निसाब का हिस्सा बनाया जाएगा तो यकीनन एक आम पाकिस्तानी, एक आम मुसलमान को भी पता होगा कि इस कुरान में क्या है। तो ये एक रिक्वेस्ट है, खुदा करे कि पार्लियामेंट या वज़ीर आज़म या जो भी लोग हैं वो इस आवाज़ को सुने और आइन की तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद को निसाब का हिस्सा बना दें, बल्कि एक और सब्जेक्ट को भी निसाब का हिस्सा बना दें। उससे बहुत सी आगाही हो जाएगी और वो है अरबी ज़बान।
यहाँ पे ये बात कह के मैं बात ख़त्म करूँगा। तीनों मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनका तारुफ करा दूं और फिर सवाल रखता हूं उनके सामने मेरे साथ, बल्कि इशू थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। आज जॉइंट सेशन ने आइन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली मनाई। आज से चंद दिन पहले इसी पार्लियामेंट ने आइन शिकनी भी की है और वो मैं सवाल पूछूंगा। रियासत के तीनों सतून जो हैं वो आइन के, रियासत के वो आइन शिकनी कर रहे हैं, ये भी पूछूंगा। हुकूमत अपने इख्तियार से दस्तबरदार हो रही है, पार्लियामेंट इख्तियार से बाहर निकल रही है, जुडिशरी इख्तियार से बाहर निकल रही है और हम गोल्डन जुबली भी मना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट 57 और 58 में तरमीम का मुतालबा कर दिया है, जबकि सब चीज़ क्लियर है तो किस बात का मुतालबा। और एक और बहुत अहम चीज़ कि इलेक्शन फ़ंड के लिए पार्लियामेंट में ले जाना इस केस को कितनी ज़रूरत है, आया सप्लीमेंट्री ग्रांट की ज़रूरत है, ये किसी हेड से भी दिया जा सकता है, और ये इंतज़ामी मसला है या ये पार्लिमानी मसला है, इस पर भी बात करेंगे। तीनों अहम गेस्ट हैं, जनाब मेरे साथ हैं शाखावर साहब, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, आपका सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं शोएब शाहीन साहब, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका ही बहुत शुक्रिया। मेरे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हैं, माहिर माइशत में हैं और बहुत सारी चीज़ों के माहिर हैं, आपका ही बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। शाखावर साहब आपकी तरफ आता हूँ। सर ये बताएं कि ये जो देखने में आ रहा है, हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर हम ये भी देख रहे हैं कि जुडिशरी आइन से अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है। पार्लियामेंट ने अभी जो हालिया, आप इसको कैसे देखते हैं कि ये आइन के आर्टिकल 68 के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए जो है वो जुडिशरी के जजेस के कंडक्ट को डिस्कस किया, उनके ड्यूटीज़ को डिस्कस किया और करारदाद पेश किया। और 68 में आप उस्ताद हैं, मैं तालिब इल्म हूँ, मुझे गाइड कीजिएगा कि पार्लियामेंट ने भी कानून साजी आइन शिकनी कर दी और 42 अरकान ने साइन किया। दूसरी तरफ जुडिशरी, तीसरी तरफ इंतज़ामिया अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को दे रही है, जो उसका इख्तियार है एग्जेक्टिव का, जो कर सकती है। सर इसको कैसे देखते हैं सर आप? जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। सबसे पहले तो मैं वजाहत कर दूं कि मैं नैब का कभी भी प्रोसिक्यूटर नहीं रहा। अच्छा। वैसे मैं नैब के केसेस करता रहा हूँ। अच्छा सॉरी सर, माफी चाहता हूं आप इस चीज़ के ऊपर कि ये मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत अहम दिन था कि जब आज से 50 साल पहले जो है वो एक इस्लामी और जमहूरी और एक मुत्तफ़िका आइन जो है वो पाकिस्तान को 1947 के बाद 1973 में जो मिला था, मैं समझता हूँ कि वो उस वक्त की जितनी भी लीडरशिप थी उसमें मैं जो क्रेडिट दूंगा मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को दूंगा। उस वक्त जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी अपोजिशन में और अपोजिशन के बाद भी दूसरे बेंचेस में, और जो पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामेंट में नहीं भी थी, उन सब ने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर इत्तेफाक किया और वो आज 1973 के आइन की सूरत में हमारे साथ पास मौजूद है। तो मैं उन तमाम लीडरान का, उन तमाम लोगों को आज खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपनी काविश से जो है हमें ये एक मुत्तफ़िका आइन दिया। एक देखें, हमने 3 बड़े इंपॉर्टेंट ओकेजन्स थे। एक तो जब हमने बरसगीर के मुसलमानों ने 1947 में जो अंग्रेज़ तसल्लुत था उससे हमने जो आज़ादी दी, वो भी एक हमने एक अहद किया था कि हम एक ऐसा मुल्क बनाएंगे कि जिसमें जो है वो इस्लामी जो इक़्तिदार हैं उनको जो है वो बालादस्त रखा जाएगा। उसमें जो गैर मुस्लिम हैं उनके हुकूक, उनकी इबादत और उनकी जो जितने भी उनकी रिचुअल्स हैं उनको सबको जो है प्रोटेक्शन दी जाएगी और एक इंसाफ पर मबनी माशरा कायम किया जाएगा जिसकी बुनियाद जमहूरियत पर होगी। तो उसके बाद हमने देखा कि बड़े अरसे तक आइन जो है वो नहीं बना। 1956 में आइन बना, उसको भी तोड़ दिया गया। फिर 1962 का आइन जो था वो भी 1 मैन शो था, वो भी लोकल बॉडीज़ का था, उसमें 1 मैन 1 वोट का कंसेप्ट नहीं था। तो ये 1973 का आइन था जो मैं समझता हूँ कि जो विल ऑफ द पीपल की रिफ्लेक्शन थी। लेकिन हमने ये देखा कि उसके बाद 2 दफ़ा उस आइन के साथ खिलवाड़ हुआ और 2 दफ़ा उस आइन को मुअत्तल किया गया, एक 1977 को और एक फिर 1999 को। तो उसमें इस आइन में जो है वो बहुत सारी तब्दीलियां कर दी गई थी। तो फिर मैं एक और क्रेडिट दूंगा, वो 2010 में
जो कि एक कमेटी बनी जिन्होंने आइन को अपनी असल शक्ल में या उससे नज़दीक तरीन बहाल किया, वो जो है उस कमेटी ने फिर जो है जिसकी जो क़यादत सेनेटर रज़ा रवानी कर रहे थे और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उन्होंने फिर 18वीं तरमीम और फिर 19वीं तरमीम करके जो है इस आइन का जो हुलिया बिगड़ा था उसको तकरीबन उसी के नज़दीक ले आए जो 1973 में था। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब जो मौजूदा क्राइसिस पैदा हुआ है, आपने देखा है कि जुडिशरी में भी और पार्लियामेंट में भी आज जो कुछ हुआ, अब देखने में ये आ रहा है कि ये शायद जो इदारे हैं उनके दरमियान, आइनी इदारों के दरमियान टकराव किसी कैफियत है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर तो हम कोई भी जो भी इदारा है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो मुकन्ना है, चाहे वो पार्लियामेंट है, जो कि 3 पिलर्स हैं स्टेट के, अगर वो आइन में दिए गए अपनी हदूद और क़यूद के अंदर रहें और एक दूसरे के अंदर अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर चले, तो ये जितने मसाइल अभी पैदा हो रहे हैं ये कभी भी ना होते। और उसमें अभी जो क्राइसिस चल रहा है, अब आम तौर पे आइडियल सिचुएशन तो ये होती है कि पार्लियामेंट कानून साजी करती है, वो आइन और कानून में तरमीम भी कर सकती है, और वही कानून साजी जो है उसके मुताबिक जो कवानीन बनते हैं उस पर अदलिया फैसले करती है, और अदलिया जो फैसले करती है वो फिर एग्जीक्यूटिव जो है उसको इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन यहाँ पे हमें एक इनबैलेंस नज़र आ रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि उसमें जो बड़ी कबाहत वो यही है कि हम शायद अपनी अपनी आइनी हदूद में रहकर काम नहीं कर रहे और उससे तजावुज़ कर रहे हैं। तो ये एक जो मौजूदा क्राइसिस है, मैं समझता हूँ कि ये उसका रिफ्लेक्शन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत तफसील से बात की और बहुत सही बता दिया। लेकिन कुछ और क्वेश्चन जो मेरे जहन में है मैं आपसे अगले उसमें करूँगा। मैं ज़रा शोएब शाहीन साहब की तरफ आ जाऊँ। शोएब साहब, ये एक जुमला उन्होंने कहा है जो मैंने किसी और अंदाज में पेश किया कि आइनी इदारों के दरमियान टकराव नज़र आ रहा है, और हर आइनी इदारा जो रियासत का सुतून भी है वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर इस आइन को ये आइन कहाँ खड़ा होगा, और दूसरा सर इन सब का एहतसाब फिर कौन करेगा? जी शोएब शाहीन साहब। देखें बदकिस्मती है हमारी कि हम ये पाकिस्तान जब से बना है, 1950 में इंडिया ने अपना आइन बनाया, हमने पहली दफ़ा आइन अपना बनाया 1956 में, और उसको 2 साल से कम अरसे में 58 में उसको मुअत्तल कर दिया, ख़त्म कर दिया और मार्शल लॉ लगा दिया। इस दौरान 1954 में एक नज़रिया ज़रूरत भी हमारी जुडिशरी ने ईजाद कर लिया। फिर डोसो केस की रोशनी में उस इनडायरेक्ट वे में उस मार्शल लॉ को वैलिडेट कर दिया गया। फिर 62 का लूला लंगड़ा आइन बनाया गया, सदारती निज़ाम, फिर उसको भी 69 में मार्शल लॉ लगा के ख़त्म कर दिया। 1970 में इलेक्शंस होता है और उसका नतीजा हम एक्सेप्ट नहीं करते, 168 की सीटों वालों को हम इक़्तिदार नहीं मुंतखब हवाले करते और हम 86 सीटों वालों को इक़्तिदार दे देते हैं। फिर जैसे तैसे करके वो बांग्लादेश अलग हो गया और 73 में एक मुतफ़िक़ा आइन बन गया। और उसके साथ जो खलवाड़ आज तक हुआ है, 5 साल के अभी नहीं गुजरे थे, 77 में नया मार्शल लॉ लग गया और 11 साल वो बरकरार रहा, और उसके बाद जमहूरी और सिविल हुकूमत आई, तो लेकिन वो भी जमहूरियत पटड़ी से उतर चुकी थी और उसको अपने सही मकाम पे लाने में बहरहाल वक्त लगना था, जो कि फिर बजाय उसको मौका दिया जाता कि जमहूरी इदारे बनप सकते और स्ट्रॉन्ग होते, परवेज़ मुशर्रफ साहब को एडवेंचर सूझा और उन्होंने फिर मार्शल लॉ लगा दिया। फिर दूसरा मार्शल लॉ उन्होंने 3 नवंबर 2007 को दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया। बहरहाल ये चलते चलाते आज जो पोजीशन है, इस वक्त 50वीं सालगिरह तो मना रहे हैं एक लिहाज से, गोल्डन जुबली, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि 50वीं बरसी मनानी चाहिए इनको, जो हालात पैदा कर दिए गए हैं। चलें, जब तक मार्शल लॉ था तब तक तो हम मान लेते हैं कि आइन मुअत्तल था। आज एक इशू है बड़ा सिंपल कि भाई असम्बली अगर कोई डिज़ोल्व होगी तो 90 डेज़ में उसके इलेक्शन होने हैं, नहीं तो 60 डेज़ हैं अगर ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। आज उसी असम्बली के अंदर गोल्डन जुबली तो बनाई जा रही है, लेकिन साथ साथ इस बात पे मुसर हैं कि हमने आइन को मुअत्तल रखना है, आइन की उस शेक की परवाह नहीं करनी, सिर्फ इस डर से क्योंकि वो हमें सूट नहीं करती, इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा। एंड फॉर दैट पर्पज़
उसके लिए हर वो तरीका वारदात हमने अडॉप्ट करनी है जिसके ज़रिए हम इलेक्शन से फरार हासिल कर सकें, और आइन की उस शेक के ऊपर हमने अमल नहीं करना, खा कुछ भी हो जाए। और इसके साथ साथ जो आपने फरमाया कि हर इदारा अपने हुदूद से तजावुज़ कर रहा है, ये बात दुरुस्त है टू सम एक्सटेंट, लेकिन मैं जुडिशरी के बारे में थोड़ा सा अभी मोहतात हूँ। उसकी वजह यह है कि जुडिशरी में इर्रेस्पेक्टिव कि उनके यहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है और तकसीम भी है जो कि मुनासिब नहीं है और नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इंटेलेक्चुअल्स के दरमियान अच्छी बात है और वो हुआ करता है, माजी में भी होता रहा है, लेकिन अगर वो किसी गुड काज के लिए तो उसका नतीजा अच्छा बरामद होता है। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह इन दिनों में से उसकी तकसीम नज़र आ रही है, जिस अंदाज में उसकी तशहीर हो रही है, तो वो कोई ना अच्छी बात है ना वो मुनासिब है। लेकिन मैं जुडिशरी को बहरहाल इस लिहाज से खराज तहसीन पेश करता हूँ, डिस्पाइट उनके दरमियान डिवीजन के, डिस्पाइट उनके दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के, लेकिन वो आइन के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने जो फैसला दिया है उसका अमल दरामद में जो भी रुकावटें आएँ, लेकिन उन्होंने आइन के मुताबिक चलने की और आइन पे अमल दरामद करने की डायरेक्शन दी है। अब जहाँ तक एग्जेक्टिव का मामला है और पार्लियामान का मामला है, एग्जेक्टिव का काम था, उस दिन भी ये बात हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आखिरी फैसला 4 अप्रैल को आया, 3 क्वेश्चंस फार्मुलेट किए। क्या इलेक्शन कमीशन को अख्तियार था? ये अटॉर्नी जनरल ने और इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी एडमिट किया कि इलेक्शन कमीशन को अख्तियार नहीं था ये डेट देने का या चेंज करने का। दूसरा सवाल ये था कि क्या 90 डेज में इलेक्शन हर हाल में होने हैं या आइन का तकाजा है? सब ने एडमिट किया कि 90 डेज में इलेक्शन होने हैं, बल्कि यहाँ तक वो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दी है अतर मिनल्ला साहब ने, उन्होंने भी उसमें लिख दिया है कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। तीसरा सवाल ये था कि जो रीजंस दिए हैं वजीर खजाना की तरफ से और दिफा की तरफ से कि हम पैसे भी नहीं दे सकते, नफरी भी नहीं दे सकते, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना जब आए तो 4 सवाल किए कोर्ट्स ने, उनमें से चारों के चारों कोई भी जवाब नहीं दे सका। और स्पेशली जब ये बात हुई कि बजट का 0.02% हिस्सा बनता है ये 21 बिलियन, जिसमें से कई मद में उन्होंने बताया कि ये पैसे आप दे रहे हैं, ये पैसे दे रहे हैं विद इन नो टाइम। और मैं समझता हूं कि अगर जितने पैसे इन्होंने गोल्डन जुबली बनाने पे लगाए हैं आज तक, पिछले 1-1.5 महीने से ये सिलसिला चल रहा है, इससे कम पैसों में ये पंजाब का और केपीके का इलेक्शन करा सकते थे। बेसिकली वो जिसको कहते हैं ना हुए बदरा बहाना बिस्यार, तो इनकी चूंकि नियत नहीं है ये तो सारा मैं आगे, मेरे पास बहुत शुक्रिया शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। अच्छा, कई क्वेश्चन मेरे सामने हैं आपके सवाल पे, लेकिन मैं इस वक्त किसको इंटरप्ट नहीं करना चाहता, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चला गया। अब मैं आता हूँ जनाब शाहिद साहब के पास। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि ये जो आपका इलेक्शन का फैसला जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने किया है, गलत किया है, सही किया है, कर दिया फैसला है। अब एग्जीक्यूटिव का काम है कि जी वो फ़ंड मुहैया करे। इस फंड के लिए वो पार्लियामेंट चले गए, हर काम के लिए वो पार्लियामेंट जा रही है हुकूमत, क्योंकि अब हुकूमत को ये लगता है कि कहीं तौहीन अदालत ना लग जाए काबीना पे और वज़ीर आज़म पे, तो वो सहारा ले रहे हैं। तो क्या ये सही रास्ता है और क्या ये फंड्स किसी और हेड से दिया जा सकता है जैसे शोएब शाहीन साहब ने कहा, या इसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए पार्लियामेंट जाना ज़रूरी है? और क्या पार्लियामेंट इस इलेक्शन के लिए, 2 सूबों के इलेक्शन के लिए पैसे देने पे वो अप्रूवल देगी? सर, क्या ये भी जायज़ है? बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं एक बात आपसे कर दूं। जी सर। मेरा 45 साल की जो मैंने हमारी अगर मैं देखूं पाकिस्तान की मईशत की कारकर्दगी, तो एक नुक्ता सामने आता है, वो ये आता है कि हमारी मईशत जो है वो अशराफिया की मईशत है, एलीट की मईशत है। एक मुल्की अशराफिया है और एक बैरूनी अशराफिया है, उन दोनों में गठजोड़ है। ताकतवर तबकों को फायदा पहुंचाने के लिए अगर आइन तोड़ना पड़े तो आइन तोड़ दिया जाता है, अगर नई कानून साजी करनी पड़े तो वो भी कर दी जाती है। तो ये तबाही की सबसे बड़ी वजह है। इसकी वजह यही है कि हम भारत से भी पीछे हैं 45 वर्षों में, बांग्लादेश से भी पीछे हैं और श्रीलंका से भी पीछे हैं। तो ये तबाही तो सामने है। अफगानिस्तान से भी पीछे हो गए सर आप तो। नहीं, अफगानिस्तान में हम हो जाओ। अच्छा, अब मेरी सबमिशन आपसे जो है वो ये है कि पहला सवाल ये पैदा होता है कि ये हो क्यों रहा है। मैं तो ये बात जानता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में फौज को छोड़ दीजिए कि आपने उनको एंडोर्स किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये 184(3) जो है, जो थोड़ा बहुत मुझे पता है वो ये है, ये मुफाद आम्मा का केस है, पब्लिक इंटरेस्ट का। तो क्या आइन की वायलेशन में भी 184(3) आ सकता है, या वो अपील के जरिए आएगा हाई कोर्ट के थ्रू? पहला तो सवाल ये है। बदकिस्मती मेरे मुल्क की ये है कि एक टैक्स एमनेस्टी लाई गई पाकिस्तान में
और उसमें ये कहा गया कि लूटी हुई दौलत जो पाकिस्तान से बाहर गई है उसको वहीं रहने दें, और यहाँ पे 6% लूटी हुई दौलत को बाहर रहने दें, ये एमनेस्टी आ गई। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने सीओ मोटो ले लिया 184(3) के तहत, तो मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा कि अब ये इसको कह देंगे कि ये गैर कानूनी है। क्या ये शॉकिंग नहीं है, शर्म की बात है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया 184(3) के तहत कि हमें जो है ना इस एमनेस्टी स्कीम पर कोई एतराज नहीं है। अरे भाई आपको एतराज हो या नहीं हो, आपका इख्तियार ही नहीं है। आप ये कहते हैं कि वो पैसा पाकिस्तान लाके अवाम पे करो, यानी लूटी हुई दौलत को लुटेरों को फायदा पहुंचाने के लिए अगर मेरा मुल्क का सुप्रीम कोर्ट 184(3) के तहत ये कहता है लूटी हुई दौलत को बाहर रखें, तो ये अख्तियार उसको किसने दिया था? मुल्क के मफाद में हम कोई भी गलती करें हम उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अगर फौजी हुकूमत को उन्होंने किया, चलो मजबूरी समझ में आती है, मगर ये कौन से डाकुओं की खुशनुदी के लिए 184(3) का आप लेके और कहते हैं जी मुझे कोई एतराज नहीं है। भाई हम आपको एतराज नहीं है, कौम को एतराज है। पहले तो ये हो गया। अब आपने चूंकि ये बात कर ली है, मेरा टॉपिक नहीं है, मैं तो एक बात जानता हूँ, आईन की अगर वायलेशन हो रही है और वो हाई कोर्ट में केस है तो आप सुप्रीम कोर्ट उसको डायरेक्ट करता कि जी आप 2-3 दिन में फैसला कर लें, उसके बाद उनके पास अपील आती, वो फैसला करते, वो बाइंडिंग होता। हाई कोर्ट में केस है 184(3) में, आप वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में तो 184(3) में लेके आते हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट का है। पब्लिक इंटरेस्ट तो उस वक्त होता जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती कि जनाब आपका तो टैक्सों का निज़ाम भी जो है गैर मुनसिफाना है, गैर कानूनी है। आप 25A में ये है कि आप तालीम में जो है 5 से 16 साल के बच्चों को आप मुफ्त तालीम देंगे। आप कई बरसों से जो बजट बनाते हैं उसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो एतराज़ करने के बजाय उनको ये कहना चाहिए था कि जब आप इलेक्शन कराते हैं, इलेक्शन का मकसद क्या है? इलेक्शन का मकसद ये है कि मैं एक पार्टी जाती है मार्केट में और लोगों से कहती है जी मेरा ये मैंडेट है। अगर आप उससे 100% इनराफ कर रहे हैं तो कौन सा मैंडेट और कौन सी जमहूरियत? तो इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) के तहत गलती से ये ले लिया था तो बड़ा अच्छा होता, उनके लिए बड़ा अच्छा मौका था कि वो पाकिस्तान के मफाद में ये फैसला करते। इलेक्शन 90 डेज के अंदर होंगे, लेकिन इलेक्शन से पहले हम तमाम बड़ी पार्टियां, खासतौर से 3 बड़ी पार्टियों को ये अहकामात जारी करते हैं कि टैक्सों के लिए तालीम के ज़िम्मे में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) जो गैर कानूनी है, NRO है, और तालीम और सेहत का बजट, मईशत को दस्तावेजी बनाना, इस किस्म के जो आपके मुत्तफ़क़ा नुकात हैं जिसमें तीनों पार्टियां कभी अमल नहीं करती, तो उनको ये डायरेक्ट करते कि मुफाद आम्मा का केस है। सर, तो आप सर ये अदालत के फैसले को हुकूमत नहीं मान रही, अदालत के फैसले को पार्लियामेंटेरियन नहीं मान रहे। आप कह रहे हैं कि ये फैसला कर दो, जो फैसला आइन में मौजूद है वो नहीं माना जा रहा है। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन यहाँ एक बात कर, मेरी बात थोड़ा सा मैंने इंटरप्ट थोड़ा सा इसलिए किया है कि मैंने शुरू में कह दिया है कि जुडिशरी मेरे लिहाज से एज ए तालिब इल्म, ये तो उस्ताद बैठे हुए हैं ये बताएंगे, हर का अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन सर आप जो फैसला अदालत से कराना चाह रहे हैं, जो फैसला अदालत कर चुकी है उसको कौन सा हुकूमत मान रही है? अब मुझे तो ज़रा सा आके इस पे बताइए कि ये जो पैसा है इसके लिए जो अदालत ने इनको कहा पाबंद किया, ये चले गए पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में जाना और वहाँ से अप्रूवल लेना इलेक्शन के ये फंड को, ये जायज़ है सर? ताकि मैं फिर इनके पास आऊँ, अपने दूसरे गेस्ट के पास। बात ये थी कि हमारा एक बजट बना था, उसमें जून 2023 तक का अपने एलोकेशंस की हुई हैं। उस वक्त तक ख्याल ये था कि इलेक्शन जून के बाद होगा। मैं एक सवाल मेरे जहन में आता है, अगर ये तमाशा शुरू हो गया, इलेक्शन आपने करा दिए, 15 दिन के बाद वो फिर असेंबली तोड़ दे क्या जी फिर 21 अरब ले आओ, सवाल ये पैदा होता है कि एलोकेशन बजट में कहाँ है? आपने तो जून का बजट जून टू जून आया था, आपको ख्याल ये था, हुकूमत का ख्याल ये था, हमारा ये था कि इलेक्शन जो है सितंबर में होंगे या अक्टूबर में होंगे। आप इसी फाइनेंशियल ईयर में करना चाह रहे हैं जिसमें एलोकेशन नहीं है, तो अब कहाँ है आपके पास अथॉरिटी? हाँ, इनको पहले जाना चाहिए था, ताकि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने 10 तारीख दी थी, मैं चाहता था उसको रेस्पेक्ट किया जाता, वो जल्दी उनके पास चले जाते और वहाँ उनके पास ये मामला लेके आते कि जनाब IMF ने तो आपको पेट्रोल के नर्ख आप जो है नहीं बढ़ाते, तो वहाँ से वो एतराज कर देते हैं। अगर कल को IMF ये कहे इलेक्शन आपका मामला है लेकिन आपका बजट सारा जो बस्ट होगा 21 अरब से, तो मैं आपकी अगर किस्त रोक लूँ तो हम अपने आप को इन खतरात में डालना क्यों चाह रहे हैं? आप ये सोचें कि क्या ये इख्तियार अगर अगली हुकूमत फिर 21 दिन के बाद फिर उसको तोड़ दें? ठीक है सर, ठीक है
तो मुल्क का मजाक बना रहे हैं। ठीक है, मैं आगे आपसे ही सवाल करूंगा कि क्या सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए जो हुकूमत गई है वो सही गई है, ये सवाल रखूंगा। एक छोटा सा नाज़रीन, लेकिन यहाँ कहता हुआ एक जुमला जाऊं, आपके एक जुमले से आया था वो कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी पार्लियामेंट मेरा फैसला, मेरी अदालत मेरा फैसला, मेरी एग्जेक्टिव मेरा फैसला। हमें तो यही नज़र आ रहा है, आइन और कानून कहाँ हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। शाह खबर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा और मैं आपके पास 5 मिनट है। एक सवाल है सर, और मैं चाहूँगा इसकी वजाहत बहुत ज़रूरी है कि एक तो ये है कि सर चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ 2 रेफरेंसेस दाखिल कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी वज़ीर आज़म ने 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला टोटली मुस्तरद कर दिया है। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म को मना कर दिया है कि वो इस बेंच का फैसला नहीं मानेंगे। तो सर ये क्या देखते हैं, ये तीनों सूरतें आपके पास हैं, आगे आप क्या देख रहे हैं? देखिए, एक तो जो चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ रेफरेंसेस आए हैं, मेरा ख्याल है उसका कोई जो है जस्टिफिकेशन नहीं है। वो तो उनको उनके फ़राइज़ सर अंजाम देने से जो है उनको प्रेशराइज करने के मुतरादिफ है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं उसमें भी कोई सब्सटेंस नहीं है कि जो अदालती उमूर हैं जो भी जज साहिबान सर अंजाम देते हैं उसके ऊपर कोई मिसकंडक्ट नहीं बनता। तो इससे पहले इस तरह की कुछ पिटिशंस पहले डिस्पोज ऑफ भी हो चुकी हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। मैं समझता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अभी आपने जो दूसरा सवाल किया कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला किया 4 अप्रैल वाला, उसको जो है वो पहले नेशनल असम्बली ने भी उसको मुस्तरद किया, उसको हुकूमत ने भी मुस्तरद किया, वज़ीर आज़म ने भी किया। और फिर जो उसकी डायरेक्शन थी जो कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपये देने थे और उसकी आज डेडलाइन थी, तो उस पर भी कल काबीना का इजलास हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम ये मामला जो है कल जॉइंट सेशन हो रहा है पार्लियामेंट का, उसके ऊपर छोड़ते हैं। तो आपने देखा कि आज जॉइंट सेशन ने भी जो है उसकी मंजूरी नहीं दी। तो इसका मतलब है कि वो जो 4 अप्रैल वाला जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं होने जा रहा। ये एक अनयूजुअल सी चीज़ है। देखें कि ये जो आर्टिकल 189 है और आर्टिकल 190 है, वो ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि किसी भी कोई कानूनी उसूल वज़ा कर दे किसी फैसले में, तो वो मुल्क की तमाम एग्जेक्टिव और जुडिशल अथॉरिटीज़ पे भी उनकी बाइंडिंग होती है। और 190 कहता है कि फिर तमाम जुडिशल और एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए आएंगी उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब यहाँ पे जो हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ये जो फ़ैसला है ये 4-3 की जो है मेजॉरिटी से, ये चूँकि पिटिशंस डिसमिस हो चुकी थी, तो लिहाजा वो जो 3-5 का जो 4 अप्रैल का जो फ़ैसला है उसमें उसको 3-2 से जो है उसके अक्सरियत से वो पिटिशन जो है वो अलाउ हुई है, तो उनको वो डिस्प्यूट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके सिर्फ डिस्प्यूट करने से मसला हल नहीं होगा। अगर उनको ये समझ आती है कि ये जो 4 अप्रैल का फ़ैसला है उसमें कोई एपरेंट एरर है, कोई उसमें गलती जो सरफेस पे सामने नज़र आ रही है, तो उसी को बेस बना के रिव्यू पिटिशन फाइल करें और रिव्यू पिटिशन में अपना मौक़िफ़ दें। हुकूमत ने इसको मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे रिव्यू पे। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ सर, देखिए रिव्यू कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चाहे गलत है सही है, अगर आप नहीं मानेंगे तो आइन का आर्टिकल 189 और 190। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये तो फिर एक अनार्की क्रिएट हो जाएगी ना। तो जब आप उनको मैं उनको अभी भी ये मशवरा देता हूँ कि अगर वो ये समझते हैं, अगर वाकई वो ये बात समझते हैं कि ये 4-3 से डिसमिस हो चुकी है लेकिन कोर्ट ने अदरवाइज फैसला किया है, तो उसी को बेस बनाए। क्योंकि जो रिव्यू जो होता है वो उसकी बेस ये होती है कि जब सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट में एक इतना एक वाज़े गलती जो है वो नज़र आ रही है
जिसका रिमूव करना ज़रूरी है तो उस पर रिव्यू फाइल करते हैं। अब रिव्यू फाइल तो करें ना कम अज़ कम, आप अपना मौका बजाय, अब क्योंकि अदालती फैसले जो हैं उनको पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता, उस पर उसको मुस्तरद नहीं किया जा सकता। डिस्कस किसी हद तक ज़रूर किया जा सकता है, उसकी एकेडमिक डिस्कशन हो सकती है, लेकिन आपके पास अगर कोई भी है, अगर आप जजमेंट को नहीं भी मानते तो तभी तो आप रिव्यू फाइल करेंगे। रिव्यू फाइल करने के बाद आप उनसे गुजारिश कर सकते हैं कि चूंकि इसमें बहुत सारे जजेस का आपस में इख्तलाफ राय है तो इस पे एक फुल कोर्ट तश्कील दे दी जाए, तो वो मैं समझता हूं कि वो लॉफुल होगा और कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन क्या है सर, अगर तो नहीं मान सर, अगर रिव्यू पे नहीं जाते तो चीफ जस्टिस या उस बेंच के पास क्या ऑप्शन है पार्लियामेंट के लिए भी? देखिए वो तो फिर ऑप्शन इसके अलावा तो कोई भी नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो जो 4 अप्रैल वाला फैसला है, जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की और वफाकी हुकूमत को भी जारी की कि उन्होंने 21 अरब रुपए की रकम जो है वो 10 अप्रैल तक ट्रांसफ़र करनी है इलेक्शन कमीशन को, तो फिर उस इलेक्शन कमीशन को भी बाउंड किया कि उन्होंने 11 अप्रैल को जो है वो रिपोर्ट पेश करनी है कि वो पूरी रकम या उसकी कोई पार्ट पेमेंट जो हुई है, उसकी सूरत में उन्होंने ये वाज़ेह किया हुआ है कि वो जो रिपोर्ट है वो जजेस को चैम्बर में जो है वो शेयर करेंगे। अगर वो उसकी कंप्लाइंस ना हो तो फिर हम फैसला करेंगे कि हमने क्या मुनासिब कार्रवाई करनी है। तो मुनासिब कार्रवाई तो फिर तो इन्हें अदालत की है। ठीक है, मैं जरा से टाइम आज कम है तो मैं जरा शोएब शाहीन साहब से पूछ लेता हूँ। शोएब शाहीन साहब, खबर साहब ने बड़ी तफसील से चीज़ें बता दी हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि मैं इस पे नहीं जा रहा कि ये जजमेंट सही है गलत है, 3-4 की है, 3-2 की है हुकूमत, मैं तो ये जा रहा हूँ कि इस जजमेंट को नहीं माना जा रहा और इसके साथ साथ पार्लियामेंट ने भी मुस्तरद कर दिया है। तो एक तरफ वज़ीर आज़म, एक तरफ काबीना, एक तरफ पार्लियामेंट, तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शन रह जाता है सर? मैं वैसे शाखावर साहब की गुफ्तगू सुनने से महरूम रहा हूँ क्योंकि मुझे आवाज़ उनकी नहीं आ रही थी, लेकिन जो आपने क्वेश्चन फरमाया है कि देखें आइन के मुताबिक हम सब ने चलना है। आइन की आर्टिकल 189, 190 पाबंद करती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पे हर हाल में अमल दरामद होगा। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए अब ये इम्तिहान है, एक गरीब आदमी, एक आम आदमी के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट का पूरी तरह डंडा चलता है कि जनाब हर हाल में आपने अमल दरामद करना है, लेकिन अगर ताकतवर तबके और हल्के और जिसमें पार्लियामान बेशक हो या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, हुसएवर में भी जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रास्ते में रुकावट बनेगा, उनके लिए एक ही ऑप्शन है कि उनके खिलाफ प्रोसीड होगा इन अकॉर्डेंस विद लॉ। उसमें 2 तरीके हैं, एक है कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो सुओ मोटो वो अख्तियार कर सकते हैं, दूसरा यह है कि उनके खिलाफ इन दी लॉन्ग रन तौहीन आइन का मुकदमा भी हो सकता है कि जिसको आर्टिकल 6 कहते हैं, क्योंकि ये इट अमाउंट्स टू सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशन एक बात की ऑब्लिगेशन देता है एक इदारे को या एक एग्जीक्यूटिव को, और फिर इसमें आर्टिकल 220 भी मौजूद है जो ये कहता है, पाबंद करता है, ऑब्लिगेट करता है टू द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज तमाम कि वो फैसिलिटेट करेंगे टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो मेरा ख्याल है कि ये उस वक्त तक जाए बगैर इनको सोच लेना चाहिए ये सुप्रीम कोर्ट हर हाल में अपना फैसला अमल दरामद। सर आप चीफ जस्टिस, सर आप शाहीन साहब, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, मैं आपसे फैसला लेना चाहता हूँ कि आप आइन और कानून को सामने रखते हुए, वो तो नहीं कर रहे, मान नहीं रहे, 42 ने साइन करके भी दे दिया है, पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया है, वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दिया है, काबीना ने मुस्तरद कर दिया है, उनके वज़ीर ख़जाना अमेरिका में बैठे हुए हैं, वो आ ही नहीं रहे आपके हुक्म पे। सर आप चीफ जस्टिस हैं, आप बेंच चला रहे हैं, आप क्या फ़ैसला देते? 1 मिनट है, फिर मैं शाही साहब के पास जाऊँगा। देखिए पहली बात तो यह है कि मैं खैर चीफ जस्टिस नहीं हूं, लेकिन आपके क्वेश्चन का मैं रिस्पॉन्ड करता हूं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि तमाम, ऑलरेडी फैसला भी आ चुका है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और जजमेंट के मुताबिक, तमाम एग्जीक्यूटिव इदारे और तमाम इदारे इंक्लूडिंग पार्लियामान, देखें सर नहीं है, मैं वो शाखावर ने ये बता दिया सर, 190 और 189 उन्होंने ही बता दिया। मैं तो आपसे कह रहा हूँ फैसला क्या आएगा, इसके बाद क्या ऑप्शन है आपके पास? सर सीधी contempt proceedings है, whosoever is creating a hindrance he will be punished in accordance with law। ठीक है, उसको घर भेजा जाएगा। ठीक है, और वो क्या 42 अराकीन को भी भेजेंगे या सिर्फ वज़ीर आज़म को? सर सिर्फ आप 42 अराकीन को भी भेजेंगे या सिर्फ वज़ीर आज़म को?
स्टार्ट होगा वजीर आजम से, हाँ। और अगर उस पे इम्प्लीमेंट हो गया तो शायद पार्लियामेंट की तरफ ना जाया जाए, लेकिन अगर उन्होंने सारा किया तो 42 पे होंगे। वैसे सर वो दूसरा वजीर आजम लाने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं, 12 माजी में ऐसा हो चुका है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, फिर शाहिद साहब के पास आता हूँ और एक बहुत अहम क्वेश्चन है, जाहिर है फंड्स के हवाले से एक्सपर्ट है, उनसे लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। आपके डॉक्टर शाहिद हसन क्या कहते हैं सर इन तमाम सिचुएशन को, और फिर फाइनेंस, पैसा, सप्लीमेंट्री ग्रांट, फिर ये भी कि आया चीफ जस्टिस साहब इंतज़ामी मामलात में इस तरह अंदर दाखिल हो सकते हैं, वज़ीर ख़जाना वज़ीर दिफा को डायरेक्ट बुला लें, हुकूमत के इंतज़ामिया के अंडर में आता है, वज़ीर आज़म के अंडर में आता है, क्या कहेंगे शाहिद साहब? देखिए, मैं समझता हूँ कि कुछ मैं फैक्ट्स बताता हूँ 2-3 मिनट के अंदर, जरूर वो सब जस्टिस भी देख लें, दूसरे भी देख लें। अगले 3 वर्षों में पाकिस्तान ने 80 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे वापस करने हैं। 80 अरब डॉलर, हमें अब 1 अरब डॉलर कोई नहीं दे रहा। तो इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन आ गई है, IMF का प्रोग्राम जून में खत्म हो रहा है, इसी जून में। क्या हम ये चाहते हैं कि मुल्क में डिस्टेबलाइज कर दें, और उसके बाद जैसे हमारे साबिक सदर ने कहा कि जी दिवालिया हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, डिफ़ॉल्ट कर दें तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो ठीक है, आप ये तैयारी करना चाहते हैं कि 80 अरब डॉलर के कर्जे हम वापस नहीं कर सकेंगे, दुनिया हमें कर्जे नहीं देगी क्योंकि हम अपने कन्फ्रंटेशन में लग गए, तो हम या तो डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएंगे या अमेरिका की बात मानेंगे कि डू मोर और अपनी सलामती को दांव पे लगा देंगे। एक तो ये सवाल है जो हम में से हर एक को सोचना है। दूसरा ये था कि मेरे मुल्क में अगले 3 वर्षों में 95 बिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस हमारी मुतवक्के हैं, जिसकी वजह से हमारा तिजारती खसारा कम होता है। ये इसमें से बेशतर रेमिटेंसेस आती हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) के तहत, जो कि हुंडी हवाले के कार्य को रेगुलराइज करना है। अभी स्टेट बैंक ने, हुकूमत ने, सब ने तस्लीम किया है कि हमारे जो इम्पोर्टर्स हैं उनको कहा गया ऑफिशियली कि आप पैसे का इंतजाम खुद करें, यानी यहाँ वो हुंडी हवाले से पैसा बाहर भेजें और उसके बाद इंपोर्ट के लिए लेकर आ जाएं। आपने FATF को हथियार दे दिया है कि आपकी जो रेमिटेंसेस हैं और ये जो कुछ है ये FATF के उसमें दायरे में आता है, तो 2024 के शुरू में वो आपको पकड़ लेंगे कि भाई 111(4) क्या है और ये रेमिटेंसेस जो आ रही हैं तो हुंडी हवाले का पैसा वापस आ रहा है। और ये सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था, वो खामोश क्यों है मुझे नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि 1 साल में पाकिस्तान में जो है वो 20 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आई, उसी साल 17 अरब डॉलर चोरी का पैसा, जायज पैसा, नाजायज पैसा, उससे डॉलर खरीद के वो पैसा बाहर चला गया। तो अभी तक तो आपको पैसे बाहर से मिल रहे थे, अब वो अगर बंद होते हैं और इस पर कब्जा लगती है FATF की और आपके 80 अरब डॉलर के आप कर्जे नहीं दे पाते, तो मेरा एक सवाल है कि ये मुल्क की सलामती का क्या होगा। एक दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ चीफ जस्टिस साहब से कि मैंने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था कि आप ये जो सर्कुलर 29 है स्टेट बैंक का, जिसमें ताकतवर तबकों के माफ किए गए कर्जे, ये गैर आईनी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाँ मेरे ख्याल से गैर आईनी है, सो मोटो ले लिया। 2007 से 2023 हो गए, वो इसलिए उसको फैसला नहीं दे रहे कि ताकतवर तबके मुतासर हो जाएंगे जिन्होंने गलत तरीके से कर्जे माफ कराए हैं। दूसरा ये था कि हमारे 38F भी एक है, उसमें यह कि जितनी जल्दी हो रिबा का खात्मा कर दें, मेरे ईमान का हिस्सा है। सवाल ये पैदा होता है कि 31 साल से शरीयत कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए बैठे हैं, आज तक कोई फैसला नहीं आता। एक शरीयत बेंच का लूटा लगड़ा पैसा आया तो उसके खिलाफ अपील हो गई, उन्होंने बेंच ही नहीं बना रहे। तो मेरा कहना यह था अवामी सपोर्ट अगर उनके पास नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट को समझना होगा मुल्क की सलामती। सर दो सवाल करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बताइए कि सदर आसिफ जरदारी साहब की पार्लियामेंट में जो पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट कर जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इससे मुत्तफिक हैं? एक लाइनर जवाब। और दूसरा ये लाइनर कि क्या इस वक्त इलेक्शंस के लिए कहीं से पैसा निकाला जा सकता है? ऐसे हालात हैं नहीं है? क्योंकि बिल्कुल वक्त खत्म हुआ चाहता है, 1 मिनट आपके पास है सर। पहली बात यह कि सरदारी साहब हों या वजीर दफा हों, उनको यह समझना होगा कि जब जौहरी ताकत जिसके पीछे दुनिया की नजरें हैं, जिसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, अमेरिका चीन को कंट्रोल करना चाहता है सीपैक के थ्रू, अगर वो डिफॉल्ट करता है तो हमारी रूह कांप जाती है कि हमारा हशर क्या होगा, उस वक्त हमारे जौहरी प्रोग्राम का क्या होगा। डॉक्टर साहब बेवकूफ़ नहीं है जब उन्होंने कहा कि जी हमारे जौहरी प्रोग्राम को खतरा नहीं है। अगर खतरा नहीं है तो फिर वजीर दफा बोलता,
ये खतरा आएगा, अमेरिका आपके ऊपर ये खतरा डालेगा, FATF डालेगा, IMF अपनी शराइत डालेगा, तो ये खतरा हकीकी है कि अगर खुदा न खास्ता डिफॉल्ट किया। आपको मुत्तफिक नहीं है, आप मुत्तफिक नहीं है, क्लियर हो गया। आप ये बताएं सर कि ये इलेक्शन के लिए बजट निकालना इस मौके पे सही है? बिल्कुल एक लाइन में जवाब।